जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 4 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे में मैं आपके लिए जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो दिए गए ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 44, जो कि समान नागरिक संहिता से संबंधित रखता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा जिसमें कि राष्ट्रपति किसी को भी क्षमादान दे सकता है, तो कौन सा अनुच्छेद होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी को भी क्षमादान दे सकता है, अनुच्छेद 72 के तहत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम बताइए। तो भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन कौन सा था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेक्कन क्वीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। तो रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जानते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है तो किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है। तो इसका जवाब हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो कौन सा राज्य है जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वो कहां पर स्थित है। तो वह तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि यूरी गगारिन, जो कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला यात्री था, तो वह किस देश से था। तो वह किस देश से था। तो इसका जवाब हो जाएगा रूस देश से था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भूटिया जनजाति, जो व्यापक रूप से अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और व्यंजनों के लिए जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है। तो भूटिया जाति किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा सिक्किम राज्य में पाई जाती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो 2011 के अनुसार पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा 74.04। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का पहला उपग्रह खालिस्तान के नाम पर रखा गया था। तो किसके नाम पर रखा गया था। तो भारत का जो पहला उपग्रह था वह आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा जो कि सबसे अधिक दालों का उत्पादन करता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य, जहां पर सबसे अधिक दालों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी कि लेबर डे वह 1 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी को क्षमादान दे सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 161 के तहत। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक का लेखक कौन था। तो इसका जवाब हो जाएगा अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र का, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ओणम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो ओणम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जवाब हो जाएगा केरल राज्य से संबंधित है।
जहां पर ओणम त्यौहार मनाया जाता है केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहां पर हुई थी। तो इस संस्थान की स्थापना कहां पर हुई थी, तो इसका जवाब हो जाएगा करनाल में हुई थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री का नाम पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर को कब शुरू किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अंतिम मास में मनाया जाता है। तो यहाँ पर हिंदू त्यौहार पूछा गया है और वो भी हिंदू कैलेंडर के अंतिम मास में यानी कि महीने में मनाया जाता है। तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा होली, ऑप्शन ए। पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पवन सहारा रेगिस्तान में निकलती है और अफ्रीका के गिनी तट की ओर बहती है। तो कौन सा पवन है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्मेटन पवने, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो कौन सा राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो इसका जवाब हो जाएगा उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि घमुरा एक प्राचीन लोक नृत्य है जिसका जन्म किस राज्य में हुआ था। तो घमुरा जो कि एक प्राचीन लोक नृत्य है उसका जन्म किस राज्य में हुआ था, तो इसका जवाब हो जाएगा उड़ीसा राज्य में हुआ था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद, तो इसका जवाब हो जाएगा लोकसभा के प्रति, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कृष्णदेवराय द्वारा तेलुगु में शासन कला पर लिखी गई थी। तो कौन सी कृति हो जाएगी, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमुक्त माल्यदा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के दो बुनियादी सिक्के जो कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल था किसने जारी किया था, या फिर किसके शासनकाल में जारी किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने जारी किया था, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। तो कौन सी घटना हुई थी जिसके बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी, तो इसका जवाब हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में वास्तुकला की पंचायतन शैली है। तो कौन सा जवाब हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दौसातार मंदिर, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10वां नंबर फिर से आ गया है, उससे पहले 9वां क्वेश्चन था, मिसप्रिंट यहाँ पर थोड़ा सा छप गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि सातवाहन काल में किस भाषा का राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा प्राकृत भाषा का, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो किस अनुच्छेद में दी गई है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का गारंटी, तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अशोक के अभिलेखों को किस प्रकार विभाजित किया गया है। तो आपको बता दूं कि अशोक के जो अभिलेख हैं उसको शिलालेख, स्तंभलेख और गुफा अभिलेख में विभाजित किया गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि पहले किसकी आवश्यकता होनी चाहिए। तो देखते हैं उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, तो यह जरूरी है। इसके नीचे में देख सकते हैं वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यह भी जरूरी है। नीचे में देख सकते हैं व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, तो यह भी सही है। नीचे में देख सकते हैं डी ऑप्शन, तो 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपका वर्ष 40 हो,
तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गिनी गुणांक किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा आय असमानता को मापने के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का भाग 17 से संबंधित है। तो भाग 17 किससे संबंधित है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजभाषा से। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि पिट्स इंडिया एक्ट खालिस्तान में पारित हुआ था। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा 1784 ईस्वी में पारित किया गया था, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कालसूबाई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है कालसूबाई शिखर, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि औरंगजेब के बाद मुगल सम्राट कौन बना था। औरंगजेब के बाद पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह, जो कि औरंगजेब के बाद मुगल सम्राट बना था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका जवाब हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। तो कौन सा झील हो जाएगा जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुलकित झील, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विजयनगर की प्राचीन राजधानी जो कि हम्पी है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका जवाब हो जाएगा जो हम्पी है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पाकिस्तान के किस शहर को गार्डन ऑफ मुगल्स और सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है। तो किस शहर को कहा जाता है, तो लाहौर को कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हॉकी के मैदान पर कितने खिलाड़ी का टीम हिस्सा लेते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा हॉकी के खेल में मैदान पर कुल 11 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टॉपर शब्दावली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो इसका जवाब हो जाएगा जो स्टॉपर शब्दावली है वह फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन ए। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो वो किया गया था आपका 1949 में। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अगर कब पूछा जाता है तो 1 जनवरी 1949 हो जाएगा। इसके अलावा स्थापना अलग डेट में हुआ था, स्थापना पूछा जाएगा तो 1 अप्रैल 1935 हो जाएगा। और किस अधिनियम के तहत आरबीआई का स्थापना किया गया था, तो इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। और आरबीआई का क्या काम है, तो इसका काम है मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय अभी मुंबई में है, शुरुआत में कलकत्ता में था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सीमा पार प्रदूषण या फिर अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है। तो सीमा पार प्रदूषण या फिर अम्लीय वर्षा किस कारण से होता है, तो ये होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सीमा पार प्रदूषण या फिर अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होती है। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन हो जाता है, जिससे कि अम्लीय वर्षा होती है। तो यहाँ पर दो चीज़ यहाँ पर मुख्य कारण है अम्लीय वर्षा का, पहला सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरबीआई का मूल मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। मूल यानी कि ओरिजिनल, यानी कि शुरुआत में आरबीआई का जो मुख्यालय बनाया गया था वो कहाँ पर बनाया गया था, तो सबसे पहले कलकत्ता में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन बाद में उसे मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे होंगे कि रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि 1937 में कलकत्ता से चेंज करके मुंबई में बदल दिया गया, मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया।
अगर वर्तमान में इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो इसका जवाब हो जाएगा मुंबई। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि कोई व्यक्ति नौकरी हासिल करने में सक्षम नहीं है क्योंकि उसकी नौकरी का कौशल अप्रचलित हो गया है तो वह कौन सी बेरोजगारी होगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पढ़ाने आता होगा तो वो टीचिंग लाइन में घुसेगा, और मान लीजिए उसको टीचिंग लाइन का नौकरी नहीं मिल रहा होगा, तो ऐसे में हम उसको कहेंगे कि उसका कौशल खराब हो चुका है, यानी कि उसको जो चीज़ आता है उस प्रकार का नौकरी उसको नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में कौन सा बेरोजगारी हो जाएगा, तो ऐसे में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है और उसका कौशल अप्रचलित हो गया है तो यह संरचनात्मक बेरोजगारी का मामला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, तो वो जोड़ती है आपका लाल सागर से, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वेज नहर कहाँ पर स्थित है, तो वो मिस्र में स्थित है, और अगर प्रांत पूछा जाता है तो मिस्र के स्वेज प्रांत में स्थित है, और यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत सरकार के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है। तो भारत सरकार के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है, तो वो है एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर बी, सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ताइवान किस देश का उपग्रह लॉन्च सेंटर है। तो जो ताइवान है वह किस देश का उपग्रह लॉन्च सेंटर है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ताइवान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र चीन के शांक्सी प्रांत में स्थित एक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। तो चीन के एक शांक्सी प्रांत है, वहाँ का यह उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, और इसे बेस 25 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश है। तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कौन सा देश करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है, और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर, और यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि साझा करने वाला देश है, और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला असम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मिजोरम, चौथा मेघालय और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि देश बंधु की उपाधि किसको मिला था। तो देश बंधु की उपाधि किसको दिया गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर दास को, चित्तरंजन दास को। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को मिली थी, और चित्तरंजन दास एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके अलावा राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे, वकील भी थे, कवि भी थे, पत्रकार भी थे, और वे बंगाल में ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज पार्टी की स्थापना भी किए थे, यानी कि स्वराज पार्टी के संस्थापक भी थे। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर हो जाएगा चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था गैलीलियो गैलीली ने, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वायुमंडल में एक कम दबाव का क्षेत्र जिसमें हवाएं अंदर की ओर घूमती है वह कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है चक्रवात। वायुमंडल में कम दबाव वाले क्षेत्र जिसमें हवाएं अंदर की ओर घूमती है उसे चक्रवात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है। तो सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका सन हो गया, ये सन हो गया, और बीच में आपका मून हो गया, और फिर अर्थ हो गया। तो बीच में यहाँ पर चंद्रमा आ जाता है, और तीनों आपस में सीधे होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आने से सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी का एक हिस्सा चंद्रमा की छाया से घिरा होता है, यानी कि जो पृथ्वी होता है उस पर चंद्रमा की एक परछाई पड़ जाता है एक हिस्सा में, और उसकी छाया से घिरा होता है, यानी कि चंद्रमा की छाया से घिरा होता है, जो सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से रोक लेता है, जिसके कारण चंद्रमा की छाया यहाँ पर पृथ्वी पर पड़ जाता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सिद्ध में होने पर सूर्य ग्रहण होता है। तो तीनों आपस में एक ही सिद्ध में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने 322 ईसा पूर्व नंदा वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था। और यह साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? तो यह वछूड़ घाटी से लेकर कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अपर धनात्मक भू आकृति निम्न में शामिल है। तो किस में शामिल है? तो यहाँ पर हो जाएगा घाटिया, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपर धनात्मक भू आकृतियों में शामिल है। तो क्या क्या शामिल है? तो रोचेस, माउ, टोनिज, ग्लेशियल गर्त, कोड़ी, यगार्ड, स्तंभ, फातछिद्र, मेहराब, प्रतापकुंड और घाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि क्षेत्र में कार्यशील पूंजी है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो कृषि क्षेत्र में कार्यशील पूंजी कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा धन, यानी कि मनी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।